जैसा कि आपको पता है 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी कि डेट शीट आ चुकी है। और 10वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है हम सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे थे और इस सैम्पल पेपर का हमने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान वाला पार्ट सोल्व कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से भूगोल वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये सैम्पल पेपर सोल्व करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, और दूसरा कि सैम्पल पेपर करने से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भूगोल का, खंड ग। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तृत हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में पठारी हिस्सा कितना है। तो आंसर आएगा 27%। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने चलाया। ये आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, झारखंड व छत्तीसगढ़ में कौन सा कारक भूमि निम्नीकरण का मुख्य घटक है। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है, जिससे कि क्वेश्चन समझ में आ जाए, और क्वेश्चन समझ में आते ही आपका आंसर भी याद हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जिस तरह से एक इंसान को पोषण चाहिए विकास के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी डेवलपमेंट के लिए यानी कि विकास के लिए खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है। और इन खनिज तत्वों की कमी को, यानी कि इन खनिज तत्वों की कमी पड़ जाना, उसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इसका एक कारण यहाँ पर बताना था, तो आंसर है खनन, यानी कि खनन की वजह से भूमि निम्नीकरण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति क्या है। नाम से ही पता लग गया आपको कि कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन है। उन्नत किस्म की बीजों, उर्वरक, उन्नत मशीनों तथा कीटनाशकों व उन्नत सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाता है। यानी कि जो फसल है, फसल का जो उत्पाद है उसकी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के लिए जो है क्या किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, अच्छे किस्म के बीजों की, यानी कि अच्छे बीजों की। उर्वरक मतलब अच्छे खाद की ज़रूरत है, यानी कि अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है। उन्नत किस्म के जो मशीनें हैं, यानी कि अच्छी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, उनकी ज़रूरत। और कीटनाशकों की ज़रूरत होती है, और सिंचाई के अच्छे साधनों की ज़रूरत होती है। इन सभी की वजह से क्या होता है, जो कृषि के जो उत्पाद है उनमें वृद्धि होती है, जिसको हरित क्रांति कहा गया। अगला क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योग क्या हैं, दो उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसे उद्योगों का नाम बताना है जो खनिज के ऊपर आधारित है, यानी कि खनिज की ज़रूरत पड़ती है उन उद्योगों को। और खनिज क्या होते हैं, खनिज वो होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनकी आंतरिक संरचना एक जैसी होती है, जैसे लोहा है, सीसा है, तांबा है, ये क्या है, खनिज है ये। आंसर देखें, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, और ये जो उद्योग है ये प्राथमिक उद्योग की कैटेगरी में आते हैं, जो खनिज अयस्कों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि जो खनिज अयस्क हैं, खनिज अयस्क उसको कहते हैं जिसमें से खनिज मिलते हैं, यानी कि निकाले जाते हैं, उसको ये कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि ये उद्योग इन चीज़ों को, खनिज अयस्कों को। इस्पात और लौह उद्योग ये नाम है खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये दोनों जो हैं उदाहरण हैं खनिज आधारित उद्योग के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव के लिए भूमि संसाधन का क्या महत्व है। आंसर देखें, अब यहाँ पर भूमि के उपयोग बताने हैं, यानी कि भूमि किस तरह से एक इंसान के लिए उपयोगी है। आंसर देखें, मानव के लिए भूमि संसाधन के निम्नलिखित महत्व हैं। और संसाधन का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने लिए करता है उनको संसाधन कहते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मानव भूमि पर कृषि करता है, यानी कि मानव जो है, इंसान जो है भूमि पर कृषि करते हैं और अन्न उपजाता है, यानी और अन्न उपजाते हैं। भवन निर्माण में भूमि का उपयोग होता है, खनन के लिए जो है भूमि का उपयोग होता है, सड़कों और उद्योगों की स्थापना जो है भूमि पर की जाती है। मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करता है, यानी कि जो इंसान की जो ज़रूरतें हैं
उन ज़रूरतों का 95% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है इंसान भूमि से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रेल परिवहन के गुण बताइए, यानी कि रेल परिवहन के फ़ायदे बताने हैं। नंबर 1 आंसर देखें, रेलवे बड़े पैमाने पर यानी कि बड़ी संख्या में सामान तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। दूसरा जो गुण है इसका, लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल परिवहन अधिक सुविधाजनक है, यानी कि अगर आपको लंबी यात्रा करनी है तो उस समय पर जो है रेल सबसे सुविधाजनक साधन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताना है शुरुआत से लेकर। आंसर देखें, लौह इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं लोहे से बनी होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि लौह इस्पात को उद्योग का जो है धुरी माना गया है। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर 1907 में झारखंड में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया और वर्तमान में यानी कि इस समय पर 7 कारखानों द्वारा लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया कि शुरुआत कैसे हुई थी। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला कारखाना सन 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर लौह कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था, यानी कि भारत के अंदर जो है पहला कारखाना जो है लोहे का कारखाना 1874 में लगा था, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं था। जो ऊपर हमने पढ़ा था 1907 में बता रखा था वो बड़े पैमाने पर था। 1974 में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर लौह कंपनी, ये नाम है उस कंपनी का, इस नाम से जो है स्थापित हुआ था यानी कि खुला था, जो 1889 में बंगाल लोहा एवं इस्पात कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि इसका नाम बदल दिया गया 1889 में और नाम बदलकर बंगाल लोहा एवं इस्पात कंपनी रख दिया। उसके बाद 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर भारतीय लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई। ये थी 1874 में। उसके बाद 1874 के बाद 1908 में पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर भारतीय लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई। उसके बाद अगली 1923 में, 1908 के बाद 1923 में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के भद्रवती नामक स्थान पर भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मैसूर आयरन एवं एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई, जिसको वर्तमान में यानी कि जिसको इस समय पर विश्व सवेरिया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख कारखाने बताए हैं लौह के, प्रमुख कारखाने लौह इस्पात के। तो पहला है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में है ये। उसके बाद दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में है ये। और तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में है ये। यहाँ से खंड गैस स्टार्ट होता है, यानी कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः यानी कि अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि एक ऐसी चीज़, पहले ये समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में आते क्या क्या चीज़ें हैं। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। उसके बाद डेयरी और उसके बाद है मत्स्य पालन। इन तीनों से ही आपको पता लग गया होगा कि ये तीनों चीज़ों में जो है प्राकृतिक प्रक्रिया का ज़्यादातर हिस्सा होता है। तो जो ऐसी वस्तु जिसका जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से बनती है वो जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंडर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आंसर इसका 1 जनवरी 1995 में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण क्या है। यानी कि जो उद्योग है उसके ऊपर किसका अधिकार है, उसके ऊपर उसके हिसाब से बताना है, उद्योगों का वर्गीकरण करना है, यानी कि कैटेगरी बना रखी है, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। तो आंसर देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के रूप में वर्गीकृत यानी कि बंटवारा किया जाता है। और स्वामित्व का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर अधिकार किसका, यानी कि मालिक कौन है, मालिक के आधार पर। अगला क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर है कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। आंसर देखें, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले क्वेश्चन में, जैसे कृषि है, डेयरी है और मत्स्य पालन है, ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। जैसे कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, जैसे कि कपास है जिससे कपड़ा बनता है, ये एक प्राकृतिक उत्पाद है। खनिज और अयस्क भी जो है प्राकृतिक उत्पाद हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं ये चीज़ें भी। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि भी कहते हैं इस क्षेत्र को, और सहायक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कंपनियों के लिए कच्चा माल जो है उपलब्ध कराता है, इसलिए ये सहायक क्षेत्र भी कहलाता है। यानी कि दूसरे उत्पादों को के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। आंसर देखें अब इसका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि इंटरनेशनल कंपनियां दूसरे देशों में निम्न प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, यानी कि कंट्रोल कर लेते हैं उत्पादन पर। पहला कारण है इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थात साझेदारी से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। यानी कि शुरुआत में क्या करती हैं, इंटरनेशनल कंपनियां किसी देश में जाती हैं और वहां की जो लोकल कंपनियां हैं उसके साथ साझेदारी में उत्पाद बनाना शुरू कर देती हैं। वे स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने उत्पाद का विस्तार करती हैं और फिर बाद में उन स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और अपने उत्पाद यानी कि जो उनके प्रोडक्ट हैं उसका विस्तार करती है, यानी कि बढ़ाती है उनको। वे आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती हैं और आपूर्ति के लिए यानी कि मान लीजिए अगर उत्पादन में कमी आती है यानी कि उस लेवल पर नहीं कर पा रही है कंपनी, तो वो क्या करती हैं, जो लोकल कंपनियां हैं उससे उत्पाद ले लेती हैं। ये इनसे उत्पादित वस्तुएं अपने ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेचती हैं, यानी कि उनसे उत्पाद ले लिया और उसके ऊपर अपने ब्रांड का स्टिकर लगा के फिर उसको बेचती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कि जो लोकल कंपनियां उनको कंपटीशन देती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में तर्क दीजिए। विपक्ष में तर्क देने हैं यानी कि नेगेटिव बातें बतानी हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विकसित देशों की पहल पर की गई थी, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी शुरुआत विकसित यानी कि जो डेवलप कंपनी देश हैं उनकी पहल पर की गई थी, यानी कि उन्होंने शुरुआत की थी। इसके विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है, विश्व व्यापार संगठन के नियम विकसित देशों के पक्ष में बनाए गए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन है तो सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है पहले पॉइंट में कि जो इसके नियम बनाए गए वो विकसित देशों के पक्ष में थे, यानी कि उनको फेवर करते थे, उनको ज़्यादा लाभ पहुँचाते थे। दूसरा पॉइंट है, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी यानी कि कंपटीशन बढ़ गया, इससे जिसका मुकाबला करने में गरीब देश असमर्थ है, यानी कि जिसका मुकाबला जो है गरीब देश नहीं कर सकते। विकासशील देशों को तकनीक का आयात करना पड़ रहा है, यानी कि जो विकासशील देश हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्री, एक तो होती है डेवलप कंपनी विकसित और एक होती है डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो विकास कर रही हैं। तो वो विकासशील जो देश हैं तकनीक डेवलप कंपनी से आयात करते हैं, यानी कि वहाँ से मंगवाते हैं, और जो उनको काफ़ी महंगा भी पड़ता है और उनके ऊपर निर्भर भी रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए। अगला पॉइंट है, उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया गया जबकि कृषि का कम विकास हो, यानी कि इसमें जो है उद्योग जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, कृषि के ऊपर कम ध्यान दिया गया, यानी कि कृषि का विकास नहीं हुआ। अगला पॉइंट है,
विकासशील देशों ने नई तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि वही चीज़ बता रहे कि जो पहले बताई थी कि जो विकासशील देश हैं उनको नई तकनीक के लिए विकसित देशों यानी कि डेवलप्ड कंट्री के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, नए उत्पादों के पेटेंट नियम भी पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभाव किया जाता है नए पेटेंट नियम जो होते हैं उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण साख या ऋणों की क्या समस्या है। यानी कि जो ग्रामीण ऋण है यानी कि जो किसान ऋण लेते हैं, ब्याज पर पैसे लेते हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं। तो आंसर देखें। पहली समस्या है अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधा, यानी कि जो संस्थाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। अब भी भारत में साख सुविधाएं अपर्याप्त ही हैं। कहना मतलब ये है कि जो ऋण जो है किसान को आसानी से नहीं मिलता। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र इसकी सुविधाओं से वंचित है, यानी कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा है ही नहीं। अगला पॉइंट है ऋणों की अपर्याप्त मात्रा। ग्रामीण साख की अन्य समस्या ऋणों की अपर्याप्त मात्रा भी है। इससे तात्पर्य है कि किसानों को उचित मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता है, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ऋण वापस करने की अनिश्चितता। अधिकतर किसानों की ऋण वापस करने की क्षमता अनिश्चित होती है, क्योंकि कृषि के ऊपर होता है। क्योंकि अगर कोई आपदा आ जाए यानी कि मौसमी आपत्ति आ जाए तो फसल उससे प्रभावित होती है और जिसकी वजह से किसान जो है ऋण वापस नहीं कर पाता। कृषि उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि कृषि के जो उत्पाद है उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, यानी कि अच्छी बारिश होती है, सब कुछ अच्छा रहता है तो अच्छी फसल होती है। निर्धन किसानों को कम साख। कृषि साख की अधिकतर आवश्यकता निर्धन किसानों को होती है, यानी कि निर्धन किसान जो है, गरीब किसान हो, उनको जो है ऋण की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवहार में इसका अधिकतर लाभ धनी किसान उठाते हैं, यानी कि और इसका लाभ जो है, फ़ायदा जो है धनी किसान उठा लेते हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का सैम्पल पेपर जो कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए है। इसके अलावा इसके पहले पार्ट अगर आपने इस सैम्पल पेपर का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।